Uh, All right, hi everyone, good evening. All right, so we'll begin today's discussion. We'll just check out what was there done in the last class. हम लोगों ने applications देखे थे Gram's law के and couple of applications देखने के बाद में instantaneous method मैंने आपको बताया था. And then I spoke about eudiometry. All right. ठीक है, so हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे. आप लोगों को होमवर्क दिया था मैंने जो लास्ट क्लास में. आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है वो. आई हैव शेयर्ड द सॉल्यूशंस आल्सो ओवर द ग्रुप. डीपीपीज में जो एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशंस भी मैंने शेयर करे आप लोगों के साथ में. सो आई एम अज्यूमिंग कि वही डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आप अटके होंगे. इफ यू गॉट स्टक एट एनी अदर क्वेश्चन तो देखते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे उसको. Otherwise, these questions should suffice. Now, let's take up this part of. मैंने आप लोगों को aqueous tension वाला part बताया हुआ है ना, like vapor pressure और aqueous tension वाला. Is that something that we had done? हाँ ठीक है. DPPs का अभी जो मैंने ग्रुप पे PDF अपलोड किया ना बुकलेट सॉल्यूशंस का, उसी के एंड में DPP के भी क्वेश्चंस हैं. मतलब जो एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके. बाकी तो खैर DPP के नीचे ही उसके सॉल्यूशंस रहते हैं. जो एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनके मैंने एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बना के आपको दे दिए हैं. हाँ यश, डेंसिटी मतलब रेगुलर डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स हाँ हाँ, अगर डीपीपी के और कुछ क्वेश्चंस में डाउट रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पूछ लेना. इनफैक्ट आज अपना इस हफ्ते था डाउट का लेक्चर, बट बिकॉज ऑफ सेशन विद पेरेंट्स and students who got selected, we had to cancel that session. अभी बहुत वो चल रहा है ना, कौन सी ब्रांच लेनी है, क्या रैंक पे क्या मिल रहा है, तो अभी दिन रात वही डिस्कशन होता रहता है. अच्छा था, रिजल्ट तो अच्छा है. मतलब आप लोगों को ग्रुप पे तो मिल ही गया होगा टॉप 100 का. बट उसके अलावा जो डिटेल्स है वो तो खैर मुझे भी नहीं पता पड़ी है अभी कितने हैं. बट हाँ मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग इनटू गुड आईआईटीज नाउ. हम्म. अरे एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आ गए तुम लोगों को तो. अभी नहीं, काउंसलिंग सेशन नहीं करना है. आईआईटीज एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कौन सा अच्छा है, विच आईआईटी वाज यू फ्रॉम. नहीं नहीं, अभी नहीं, किसी दिन फुर्सत में करेंगे ये डिस्कशन. ठीक है, अभी अपना फोकस क्लियर रखो. ऑल राइट, सो लेट्स
continue with the topic of यूडियोमेट्री that we discussed last class में. ठीक है. यहाँ पे एक जनरल ऑब्जर्वेशन देखना जो यूडियोमेट्री के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी. It is more like a flaw in the question, like you will have your own personal set of doubts in it. तो मैं पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में. यहाँ पर आप नोटिस करना. So let's say you have a gaseous mixture. ठीक है. In this there are three gases, say G1, G2, G3, right? And जो initial volume है, that is written as the sum of the individual volumes V1, V2, V3. इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया जाता है. And this mixture is then passed through, ठीक है, certain kind of absorber. ठीक है. तो ये absorber say absorbs gas 2. Then what we say is that जो final mixture आएगा gases का, that will contain G1 and G3 and the volume will be V1 plus V3. So this is kind of a flaw in the approach of how we think about the gaseous mixture. Reason being, when we talk about the volume of a gaseous mixture or when we talk about the volume of a gas, we think of it as the volume of the vessel itself. ठीक है. बट यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस रहेगा, जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, नॉट जस्ट इन बुकलेट, इन अदर बुक्स ऑल्सो, what they are doing is that they are taking volume to be directly proportional to moles. तो जो एनालिसिस हम लोग मोल्स के साथ में करते थे, वही एनालिसिस वॉल्यूम के साथ में करा जा रहा है. ठीक है. बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जा रहा है. And that is how the analysis is being conducted between volume and moles. आपको मैं questions का language बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा और clarity मिलेगा. ठीक है. But before we start looking into the questions, there is this set of knowledge that you should have. ठीक है. When talking about the gases which are getting absorbed. So ये point to remember हो जाएगा. ठीक है. Gases और उनके common absorbers कैसे कैसे रहते हैं. ठीक है. which becomes like a common knowledge in questions, right? So there is CO2 and SO2. ठीक है. they are generally absorbed in an alkaline solution. ठीक है. like NaOH, KOH, इस तरीके के solutions में absorb होता है. ठीक है. then oxygen gas is absorbed in a solution called as alkaline pyrogalol. Okay, you don't need to worry about the fact that what is pyrogalol. Okay, it's an organic compound only, so you don't need to really get into what that compound is, what is the molecular formula, what is the molecular weight, all of that, what is the kind of reaction that makes it absorbs this O2 gas. ये सब के बारे में आपको नहीं सोचना है. You just have to remember the fact that yes, O2 gas is something which gets absorbed in this alkaline pyrogalol solution. ठीक है. Ozone is something which gets absorbed in turpentine oil, और sometimes questions में ऐसे oil of cinnamon भी दे देते हैं.
अभी सिनेमन की स्पेलिंग क्या होती है? डबल एन आता है क्या? हेल्प करो थोड़ा सा। ये हर्ष तो बहुत ही बेवकूफ़ है। मतलब प्लीज, माना मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है बट ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हर्ष के, व्हाट इज दिस? तुमने तो मतलब मेरे से भी ज्यादा खराब स्पेलिंग बताई है यार। हाँ, ये अपने है ना यार ग्रुप में अंग्रेज बच्चे इतने सारे। यश थोड़ा देसी है, वो तो दालचीनी करने लग गया। ऐसा नहीं आएगा यश। इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, मैं ऐसे इसके लिए एफ फॉर रेस्पेक्ट नहीं करूंगा यार। इंग्लिश मतलब मेरी भी बहुत बेकार है तो। अच्छा, डबल एन। हाँ, लड़कियां जब बोलती हैं तो जनरली ज़्यादा सही स्पेलिंग बता देती हैं। मैं जनरली लड़कियों की स्पेलिंग पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। लड़के तो ऐसे ही होते हैं। हाँ हाँ, इंग्लिश इंग्लिश मुझे, आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट recommendations फ्रॉम गर्ल्स। वो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश रखती हैं। ऑल राइट, अमोनिया के लिए देखना, अमोनिया इज अब्जॉर्ब बाय वाटर। ठीक है, एंड वाटर वेपर जो होते हैं, H2O वेपर जो रहेंगे, दे आर रिमूव्ड बाय कूलिंग डाउन द मिक्सचर। ठीक है, या फिर ऐसा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, या फिर ऐसे सिलिका जेल वगैरह कुछ लगा दिया, दैट ऑल्सो हेल्प्स रिमूव वाटर वेपर। ठीक है। नाउ, अब यहाँ पर नोटिस करना, व्हाट इज मेंट बाय, हाँ गुड क्वेश्चन सुमित। समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट कि रिएक्शंस में जनरली हीट रिलीज या अब्जॉर्ब होती है, तो why are this why have we taken temperature as constant? So इसमें ऐसा है, आप मान के चलो सुमित, that मान लो आप कोई कंबशन रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, ये वेसल के अंदर आपने रिएक्शन कराया, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट्स। द थिंग इज दैट यू हैव कंडक्टिंग वॉल्स। ठीक है, एंड से यू हैव दिस मूवेबल पिस्टन। ठीक है, मूवेबल पिस्टन से क्या होगा? ठीक है, अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर के प्रेशर के बराबर रहेगा। ठीक है, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने रिएक्शन के पहले, ठीक है, प्रेशर कंडीशंस थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रिएक्शन के पहले कंडक्टिंग वॉल्स है, तो टेम्परेचर इंटरनल भी टेम्परेचर एक्सटर्नल के बराबर है, क्योंकि सराउंडिंग्स वास्ट है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, अब आपने रिएक्शन करा दिया, एंड रिएक्शन कराने पर यस हो सकता है फ्लक्चुएशंस हो। ठीक है, हीट रिलीज हो, हीट अब्जॉर्ब हो, मोल्स बढ़ जाए, मोल्स कम हो जाए, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। बट वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट बीच में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, हम आराम से, तसल्ली से, रिएक्शन हो गया उसके बाद घूमने फिरने गए, टाइम पास करके आए, मूवी देख के आए, राइट, एंड we allowed the temperature to come back to the original temperature. We allowed the piston to become stable and be at the external pressure condition only, atmospheric pressure condition only. And then we did the measurement of volume. ठीक है, that is how we use this constant t comma p का assumption. ठीक है, अभी समझ में आया? All right. Now, हाँ क्या पूछ रहे हो प्रथमेश, व्हाट इज टर्पेंटाइन?
टर्पेंटाइन ये ऐसे मतलब पेंट वगैरह में यूज करते हैं ना यार, पेंट थिनर के फॉर्म में, केरोसिन जैसा ही कुछ मान लो। हाँ, अभी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो मुझे याद नहीं है, वो तो गूगल करना ही पड़ेगा। देन यश का क्या डाउट है, कैन वी से दैट अब्जॉर्प्शन इज यूज्ड टू सेपरेट गैस? इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स। ठीक है, और भी टेक्निक्स होती हैं, बट दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। तो ये क्वेश्चंस में ये टर्म्स यूज होंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, ऑल्सो देयर वुड बी सम इम्पोर्टेंट नोट्स दैट आई वुड वांट टू हाईलाइट। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। N2 गैस, ठीक है, would typically not undergo combustion। ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन आप N2 गैस का कंबशन नहीं लोगे। ठीक है, लेट्स से यू हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट अंडरगो कंबशन, लाइक एक हाइड्रोकार्बन है और N2 है और कोई और गैस है और उनको O2 के साथ में कंबस्ट कराया जा रहा है। N2 का कंबशन नहीं लेने का है। N2 का combustion requires a lot of activation energy. It only happens at a very high temperature. तो जनरली स्पीकिंग जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके नहीं दे, N2 का combustion नहीं लेना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट देखना। ठीक है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट विल बी H2O। ठीक है, जो भी H2O फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इन combustion reactions, ठीक है, is generally taken in liquid state। ठीक है, as the volume measurements are at room temperature pressure conditions। ठीक है, तो आप देखोगे, नोटिस करोगे, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके नहीं दिया हो, ठीक है, you should not take water in vapor form, you take water in liquid form only। ठीक है, and of course volume of liquid as well as solid, ठीक है, can be neglected with respect to volume of gases। ठीक है, so when we will talk about the volume of the reaction mixture as a whole, ठीक है, इसमें आप वाटर को या कोई भी और सॉलिड या लिक्विड है उसकी वॉल्यूम को इग्नोर कर दोगे। ठीक है, इवन इफ कंबशन से हीट रिलीज हुई होगी, वाटर वेपर बनेगा, बट हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले आपको, हम लोग मेजरमेंट वॉल्यूम का जब ही कर रहे हैं जब द सिस्टम हैज रिटर्न बैक टू ओरिजिनल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, तो वाटर वेपर बना भी होगा, बट क्या है, हीट सब रिलीज हो जाएगी थ्रू द कंडक्टिंग वॉल्स ऑफ द वेसल, it will come back to the room temperature, the vapor would have condensed back into liquid phase। ठीक है, तब हम मेजरमेंट्स करेंगे। नाउ अब इसको इन प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए, ठीक है, लेट मी टेक सम क्वेश्चंस विद यू। ठीक है, एंड इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है दैट यू डोंट नो विच, समटाइम्स इन द क्वेश्चंस यू विल नॉट बी गिवन कि कौन सा अब्जॉर्बर कौन सी गैस को अब्जॉर्ब करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखना, अब यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ, सो आपको समझ में आएगा। लेट मी एक्चुअली स्टार्ट विद अ easier question first। ठीक है, सो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं।
determine the percentage contraction in volume. ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे. When 10 ml of CH4 and 30 ml O2 undergo, just a second, undergo complete combustion at room temperature pressure conditions. ठीक है, ट्राई करो इसका आंसर. श्रेयस, आपका डाउट मैं समझा नहीं, क्या चीज बस गैसेस में एप्लीकेबल है? यूडियोमेट्री, हाँ हाँ, स्पेसिफिकली गैसेस के लिए स्टडी है ये. रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, और क्या. Don't need to unnecessarily convert volume into moles and then do mole analysis and then convert that moles back into volume. वो जबरदस्ती की मेहनत हो जाएगी. Rather stick with the volume analysis only, no? All right. तो देख लेते हैं अपन एक बार. अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, सबसे पहले तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे. CH4 plus 2O2 is going to give you CO2 gas plus 2H2O, एंड यहाँ पर इसको लिक्विड फेज में लिखना, बिकॉज ये रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में आपको दिया जा रहा है. राइट नाउ in the beginning you have 10 ml of CH4 and 30 ml of O2. Right now, based on your knowledge of mole concept, you will soon realize, oops, my bad, you will soon realize that CH4 is the limiting reagent. ठीक है. Now as a result, CH4 will be consumed completely and it will consume 20 ml of O2 with it, producing 10 ml of CO2 and negligible volume of H2O. ठीक है. Why? Because it is liquid. इसकी वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर दोगे
as compared to the gases that are there. ठीक है? If you wonder why we are neglecting it, then you can actually go ahead and do the calculations. ठीक है? For example, मान लो 10 ml corresponds to कितने moles हो जाएगा? PV by RT. प्रेशर 180 है मान लो, वॉल्यूम 10 ml है, 0.0821 एंड इसको 300 केल्विन मान लो. ठीक है? ये मोल्स निकाल लो और इसके मोल्स कितने बनेंगे? 2 times this, 2 into 10 by 1000 डिवाइड बाय 0.021 into 300. इतने मोल्स H2O के बनेंगे. ठीक है? इससे इसका मास निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 18 करना तो ये ग्राम्स में मास आ जाएगा एंड डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो उससे फिर इसका वॉल्यूम निकाल लेना ml में. एंड वो वॉल्यूम जब आप निकालोगे और इन वॉल्यूम से कंपेयर करोगे, ठीक है, यू विल फाइंड दैट इट विल बी अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. ठीक है? दैट इज व्हाई यू डोंट नीड टू कंसिडर इट. ठीक है? मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, आई एम लीविंग इट एज अ टास्क फॉर यू. If you are interested, then do that calculation to validate why we are neglecting the volume of a liquid as compared to these gases. Right? End में क्या हो जाएगा? CH4 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इसका 10 ml बच जाएगा, right? इसका 10 ml बन जाएगा, and this is going to be negligible. ठीक है? So now, if you will notice, what is it that you have initially? Right? V initial is 10 plus 30, that is 40 ml. What do you have finally? ठीक है? What is V final? That is 10 plus 10. That's 20 ml. Right? So अब I hope आपको percentage का formula आता है. मतलब this is going to be an embarrassing moment if you still do not know how to write percentage change. ठीक है? जिन बच्चों ने 100% आंसर दिया है, थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लो. ठीक है? And then you know the protocol, क्या करना है. चुल्लू समझ में आता है ना? हाँ, वही. तो जिसने 100% आंसर दिया था, 100% रिडक्शन. हाँ, एकदम सही हर्ष. चिल्लू मतलब जितना H2O यहाँ पे बना है उतना पानी लो तो डूब जाओ उसमें. ठीक है? सो आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट वाज टू बी डन इन दिस क्वेश्चन. ठीक है? इसमें ये क्वेश्चंस देखो थोड़े ट्रिकी होते जाते हैं, बिकॉज not just they require the knowledge of mole concept, they require you to carefully analyze what is given and what is being asked, and careless mistakes के avenue बहुत होता है. ठीक है? हाँ, सुमित, परसेंटेज चेंज की डेफिनेशन यही होती है कि चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%. तुम थोड़े अच्छे स्कूल में पढ़े होते तो शायद तुम्हें ये पता होता. ठीक है? बचपन में कंजूसी कर दी, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया. जैसे परसेंटेज चेंज ऐसे लिखा जाता है, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू. इनिशियल के रेस्पेक्ट में चेंज बोला जाता है. ऑल राइट. नाउ एक क्वेश्चन और कराता हूँ. ठीक है? और अब आप लोग ट्राई करना. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो.
थोड़ा सा अब इसमें सोचना कैसे स्टार्ट करना है. Do not hesitate to take variables if required. ठीक है, ट्राई करो. या आई गिव टाइम, आराम से ट्राई करो. आंसर्स आपके ठीक आ रहे हैं. सुमित, प्रथमेश, साने का आंसर इज करेक्ट. बाकी लोग भी करो. All right, so I think
करेक्ट आंसर मैं रिवील कर देता हूँ, C2H4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए था इस क्वेश्चन को? यू स्टार्ट विद CXHY, ठीक है, लेट दैट बी द हाइड्रोकार्बन, एंड इसको बर्न करने का इक्वेशन इज समथिंग जो आप लोगों ने काफी बार मूल कंसेप्ट में प्रैक्टिस भी किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन रहेगा, एंड ऑफ कोर्स अंडर NTP कंडीशंस विल टेक H2 एज लिक्विड ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, यहाँ पर 10 ml हाइड्रोकार्बन है एंड 80 ml O2 है। ठीक है, एंड बोला जा रहा है दैट इट इज बीइंग बर्न कंप्लीटली। सिंस इट इज बीइंग बर्न कंप्लीटली, सो आई कैन कंक्लूड यहाँ पर दैट यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, अदरवाइज ये बच जाता। ठीक है, नाउ एज अ रिजल्ट इफ आई हैव टू राइट रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा 10 ml कंज्यूम हो जाएगा। दिस विल बी 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 कंज्यूम हो जाएगा। ये 10x प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड लिक्विड वाटर जो रहेगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म्स में। सो इन द एंड यू विल हैव 80 minus 10 times x plus y by 4 ml of O2, 10x ml of CO2 and negligible water. ठीक है, now अब नोटिस करना, the remaining gases occupied 70 ml, right? So यहाँ पर मेरा अप्रोच समझना। ठीक है, the most important part about my approach was to not hesitate to take variable and do volume analysis. This is something which is going to be very crucial to start solving such questions. Many a times I have seen students, they kind of start assuming hydrocarbons and try to play around with data. वो अच्छा approach नहीं है. Also they are in the beginning getting confused कि ये सब डेटा का कैसे रीड करना है, क्या रीड करना है। वो आप जब रीड करना जब आप एक बार थरो एनालिसिस कर लो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर अप्रोच शुड बी टुवर्ड्स राइटिंग और सॉल्विंग यूडियोमेट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, आप रिएक्शंस लिखकर वेरिएबल लेने में हेजिटेशन नहीं करना, रिएक्शन लिखने का, एंड देन एनालिसिस और वेरिएबल्स के टर्म्स में कर लो। ठीक है, नाउ form equations to solve the variables, ठीक है, based on the data given in question। ठीक है, अब आप इक्वेशन बनाना शुरू करो। कैसा है? the remaining gases occupied 70 ml, तो 70 will be equal to 80 minus 10 plus x plus y by 4 plus 10x। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर क्या बोला? the volume became 50 ml on treatment with KOH। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर था CO2 plus O2 का, ठीक है, you passed it through a KOH solution, ठीक है, which was 70 ml। ठीक है, तो इससे बाहर सिर्फ O2 निकल के आएगा, which is 50 ml। ठीक है, why? Because यहाँ पर CO2 absorb हो जाएगा। ठीक है, तो what does this mean? This means that volume of the remaining O2 was 50 ml, or you can say that the volume of CO2 was equal to 20 ml, ठीक है, which was 10x। So you got the second equation, right? So from 1 and 2 you can solve x and y। x2 आ जाएगा, y4 आ जाएगा जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे। इंप्लाइज आपका हाइड्रोकार्बन है C2H4। ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ।
आप लोग अच्छे से अप्रोच समझो कि इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, ये y/4 क्यों आया? y/2 नहीं होगा ना, y/4 ही तो होगा। y/4 इंटू ये O2 के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर y/2 ऑक्सीजन आएगा, और इस तरफ भी y/2 ऑक्सीजन है। ठीक है, all right, so you should be able to understand this approach now. ठीक है, ये ऐसे लिखा है ना, दैट अपॉन ट्रीटमेंट विद KOH का मतलब क्या हो गया? दैट दिस गैस इज बीइंग this mixture is being passed through KOH solution. ठीक है, इस मिक्सचर को KOH solution के थ्रू पास करा तो यहाँ पर ये CO2 absorb हो गया ना. This is what we had discussed initially, that CO2 will be going to absorb by an alkaline solution. ठीक है, तो वही मैंने बताया था, क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा, ये आपको खुद से डिसाइफर करना होगा. ठीक है, ऑलराइट, एक क्वेश्चन और कराते हैं क्विकली. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा रहा हूँ मैं. ठीक है, let's see if you are able to get this right. नहीं नहीं, whenever the absorption is going to happen, तो वो पूरा का पूरा गैस अब्जॉर्ब करेगा हर्ष. ओके सर. ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. चलो,
प्रथमेश आपका आंसर करेक्ट है। सानिका आपका तो टोटली 10 ml से मैच नहीं कर रहा। हाउ कैन योर टोटल एक्सीड 10? हाँ गुरुदेव, राइट। करेक्ट सुबोध। राइट, करेक्ट सुमित। नहीं नहीं सुमित, तुमने एक गड़बड़ कर दिया। हाँ हाँ, प्रथमेश तुम्हारा सही था। राइट प्रत्याशा। हाँ अभी सही है, सुमित ऋग्वेद दोनों का सही है। ठीक है, ऑल राइट। सो एग्जैक्टली वही करना था। डोंट हेजिटेट टू टेक वेरिएबल्स, राइट। सो लेट्स से यू डिसाइडेड CO is XML, ठीक है, CH4 is YML एंड N2 is ZML। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो स्टार्टिंग में ही है, x plus y plus z is equal to 10। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। Now this is exploded with excess of oxygen. Then it gave a contraction of 6.5 ml. Okay. So अब यहाँ पर कौन सा combustion रहेगा? CO and CH4 will react with O2, ठीक है, while N2 remains inert। ये एक important thought process रहेगा before you proceed। ठीक है, अगर ये स्ट्राइक नहीं हुआ तो फिर आगे एनालिसिस मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, N2 का कंबशन तभी लेना है ओनली व्हेन इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। अब ऑब्जर्व करना व्हाट विल हैपन, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंबशन, ठीक है, विद द CO2। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना विद CO, पहले देख लेते हैं। CO प्लस हाफ O2, ठीक है, गैस गैस इज गोइंग टू गिव यू CO2 गैस। ठीक है, तो इसका कितना था XML, और O2 का कितना लगेगा X/2 ml लगेगा। एंड वैसे तो ये एक्सेस में है, ठीक है, बट आई डोंट केयर अबाउट द एक्सेस वाला पार्ट। मैं तो सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि कितना रिडक्शन होने जा रहा है। ठीक है, इससे XML बन जाएगा, ठीक है, स्टार्ट में और एंड में। नाउ इफ यू विल नोटिस द रिडक्शन दैट हैपेंड हियर, ठीक है, इज गोइंग टू बी X/2। ठीक है, इनिशियली X प्लस X/2 था और फाइनली X बचा। ठीक है, सिमिलरली अब आपने CH4 का कंबशन देखा। CH4 plus 2O2 is going to give you CO2 gas and then H2O को लिक्विड मानना। ठीक है, अनलेस स्पेसिफाई नहीं करा जा रहा है, ठीक है, यू टेक वाटर टू बी इन लिक्विड स्टेट ओनली। यहाँ पर कैसा रहेगा, इसको हम कितना बोल रहे हैं YML। ठीक है, दिस इज YML, तो ये 2YML लगेगा। ठीक है, ये एक्सेस में ही है तो सफिशिएंट है, पूरा कंबशन हो रहा होगा। एंड एज अ रिजल्ट एंड में ये पूरे कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, ये YML बचेगा, राइट, एंड दिस विल बी अगेन नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इफ यू नाउ आस्क मी कि यहाँ पर रिडक्शन कितना हुआ, तो यू विल सी कि ऊपर 3YML था टू बिगिन विद एंड YML बचा, तो 2YML was the reduction।
ठीक है. Now why am I focusing on the reduction? Because यहाँ पे बात करी जा रही है. There was this contraction. Sorry, यहाँ starting में contraction के बारे में बात करी जा रही है. That contraction that happened was 6.5 ml upon this combustion. So you can write the equation that x by 2 plus 2y is equal to 6.5. ये आपका second equation हो गया. ठीक है. Then अब इसको KOH के थ्रू पास करने पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो क्यों होगा? ठीक है, बिकॉज ऑफ द CO2 गैस, राइट. तो कितना CO2 बना यहाँ पर अपन ने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर XML और यहाँ पर YML. ठीक है, एंड दिस इज गिवन टू यू एज 7 ml, that the contraction of 7 ml when the residual gases was passed through KOH का mixture. तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, राइट. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 you are able to get X, Y and Z. ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा कैसा, X आ जाएगा 5, Y आ जाएगा 2 एंड Z आ जाएगा 3. ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ. ठीक है, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, ट्रस्ट मी. जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है दे हैव रियली रियली डन वेल. अदरवाइज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसका आंसर आएगा. ठीक है, मतलब मैंने अच्छा मूल कंसेप्ट पढ़ाया है. आई विल ट्राई लाइक टू टेक द क्रेडिट फॉर इट. अदरवाइज इट्स जेन्युइनली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. This ability to have that confidence of working with variables is something I rigorously try to instill while teaching mole concept. It generally helps in future as well. ठीक है, तो those students who are not comfortable with variables now, I have seen them, they actually struggle a bit, especially when such complicated questions come. All right, समझ में आया? हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं लिया ना, हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर को तो नेग्लेक्ट कर दिया ना यश. इनिशियली कहाँ पर है? इनिशियली तो वाटर था ही नहीं कहीं पर. हाँ, आपको चाहिए तो आप वॉल्यूम ऑफ O2 भी मान के चलो ना. That's not a problem. If you want to take an initial volume of O2, you go ahead and take that volume also. You will still get the same answer. ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ. ठीक है, let's say ये एक्सेस में था, V ml था, तो इसमें से x by 2 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं. इनफैक्ट यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, V ml था, तो कितना हो जाएगा ये V minus x by 2. ठीक है, बट अगेन इफ यू विल कैलकुलेट द रिडक्शन, ठीक है, आप ये इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को कंप्यूट करोगे तो वापस से रिडक्शन आपका इतना ही आएगा. ठीक है, x by 2. ठीक है, आपको चाहिए था यहाँ पर भी ले लो कि ये v माइनस एक्स बाई 2 था, और फिर कंजम्पशन होने के बाद में ये v माइनस एक्स बाई 2 माइनस 2y हो गया. ठीक है, तब भी आप फिर रिडक्शन कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, राइट. ये इनिशियल और ये फाइनल के बीच का डिफरेंस, वो v भी कैंसिल आउट हो ही जाएगा. ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट द रिडक्शन एज 2y ml ओनली. ठीक है, ऑल राइट. नाउ आई थिंक यूडियोमेट्री के गुड इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में कर लिए हैं. ठीक है, टू गिव यू एन आइडिया इनटू हाउ टू वर्क विद इट. ठीक है, अब इसको मैं क्लोज करना चाहूँगा विद अ
quick note. ठीक है, sometimes, ठीक है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस में तो ये नहीं पड़ेगा, ठीक है, समटाइम्स यूडियोमेट्री क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड फास्टर बाय चेकिंग ऑप्शंस फर्स्ट, ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स, मतलब आप ऑप्शन को यूज करके सॉल्व कर सकते हो. दैट इज एन अप्रोच दैट समटाइम्स कम्स यूजफुल जब काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं. मतलब आप देखोगे बुकलेट में गेट इक्विप टू एडवांस वाले सेक्शन में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को, जिसमें रादर देन गोइंग इन अ वेरी रिगरस मैनर वेरिएबल्स लेकर चुपचाप ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे तो ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा इजीली आंसर्स समझ में आ जाएंगे. ठीक है, मैं दिखाऊंगा वो क्वेश्चंस बाद में, अभी के लिए आई जस्ट कीप इट एज अ नोट ओवर हियर. तो ये आपका यूडियोमेट्री वाला पार्ट था, ठीक है, विच इज समथिंग दैट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू बी कंफर्टेबल एट. ठीक है, मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए बोलूंगा फ्रॉम द होमवर्क, बट हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगता है. ऑल राइट, नाउ with this let's move on to the next part of ideal gases, that is kinetic theory of gases. ठीक है, आपको रिएक्शन मिलेगा यश, अगर आपको कंबशन रिएक्शन लिखने के लिए बोलेंगे तो यू विल गेट दैट इन द क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट रिएक्शन. ठीक है, ऑल राइट, नाउ let's move on to this next topic called as kinetic theory of gases. It is an important topic जिसको शॉर्ट में कई बार KTG करके भी रेफर करा जाता है. नाउ अब ध्यान से समझना that what is this kinetic theory of gases and what exactly we are going to study from this particular topic. ठीक है, वैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, हाउएवर हमारे सिलेबस में इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो काम के रहेंगे, जो हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो ध्यान से नोटिस करना, दिस KTG kinetic theory of gases is in simple terms, ठीक है, a mathematical model used to study gases. ठीक है, in fact learning or thinking about KTG can actually help you understand between the two ways in which science evolves. ठीक है, one is theory and one is experiments. ठीक है, both go in parallel but sometimes one of them precedes the other and leads to new understanding about a particular subject. जैसे आप नोटिस करोगे जब हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं अपना अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, गैसेस के बारे में हमको समझना था, तो आवर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज. ठीक है, द साइंटिस्ट इन द olden period, they
observed gas around them, they observed its behavior, and they studied that behavior in a very meticulous manner, defining properties of gases, varying those properties of gases, noting the experimental observations, and based on that, giving us a result, okay, which we today call as ideal gas equation. Okay. Now, there is a separate, or there is a different school of thought, which works in a theoretical manner, which is what KTG, or kinetic theory of gases, is. That it does not go out to do experiment, rather it simulates what experiments would result if we just understand the underlying principles, the underlying theory behind it. So what you will see is that kinetic theory of gases is one of that model in which we go to the basic of what a gas is. Okay, we will just consider gas के atoms or particles as tiny spheres, tiny objects which are undergoing random motion, obeying Newton's laws of motion, like colliding with each other, colliding with the walls, conserving momentum, conserving energy, right? And based on that theoretical understanding, based on that grounds up understanding, we will try to determine results about this gas. And through those fundamental ways, we again arrive at the same set of result which we observed experimentally. So what we can say is that the theory validates the experiments, or the experiments validate the theory. This is something which goes hand in hand, okay, as science evolves, right? However, sometimes one can come before the other. Okay, sometimes scientists, through their wit, through their knowledge, they are able to develop models, they are able to develop simulations that based on these fundamental laws, this is how the system will behave, right? And they give that as the theory, and then experiments validate it. Okay, or it happens the other way around, that experiments are done between variables, and then those variables are mathematically connected to give you equations. Okay, so here KTG is this way in which a model is developed. A theoretical model, mathematical model is developed to study gases. This model is able to furnish results that are not just the ideal gas equation, but even more detailed results जो हम लोग देखेंगे इसमें. While we are going to talk about this kinetic theory of gases. So KTG is a mathematical model used to study gases. And इसके जो results हैं, are validated with experimental understanding.
ठीक है, सो हमारा फोकस इसमें इन रिजल्ट्स के ऊपर रहेगा, कैसे कैसे रिजल्ट्स रहेंगे. नाउ बिफोर वी start getting into the details, ठीक है, we start trying to derive results, it is important to set the foundations of how KTG describes an ideal gas. ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना, this is something which is important, theoretical है but important है. Assumptions of KTG, ठीक है, for an ideal gas. Now ये क्या क्या assumptions रहेंगे, इनसे भी कई बार questions आ जाते हैं. ठीक है, तो एक एक करके इन assumptions को हम लोग समझेंगे. ठीक है, एंड उनके बेसिस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग आगे डेवलप करेंगे. ये ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, ये अब आप लोग फुर्सत में बैठ के लिख लेना. एनसीईआरटी में बताऊंगा आपको, तो उसमें से आप रीड करोगे तो भी इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू. सो एक एक करके assumptions ऑफ केटीजी समझ लेते हैं. यहाँ पर ऑब्जर्व करना, पहला assumption, a gas consists of large number. ठीक है, large number is important because this KTG is based on the theory of statistics and probability. ठीक है, आगे जाके हम लोग नोटिस करेंगे statistics and probability theory work over a large data set only. ठीक है, when we say कॉइन को टॉस करा, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, that statement is valid over the fact that large number of experiments अगर आप करोगे, large number of coin toss करोगे, then the probability of getting head would converge to 50% or the probability of getting tail would converge to 50%. ठीक है, smaller data sets पे probabilities या statistics work नहीं करता है. All right, then these tiny particles which we are considering gases, इनको हम लोग spherical मान के चलते हैं. ठीक है, this is also something which is more of an assumption. ठीक है, trying to minimize a lot of complications, that the gas particles are something which are spherical in nature. And for a given gas, we assume these particles to be identical. ठीक है, अपने सिलेबस में आइडेंटिकल है. ठीक है, इफ यू ट्राई टू गो बियॉन्ड आवर सिलेबस, ठीक है, अगर आपको लेट्स से मास्टर्स लेवल या पीएचडी लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है थ्योरी ऑफ गैसेस की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, देन यू विल आल्सो कम अक्रॉस अप्लाइंग केटीजी ओवर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, बट अपने लिए हम लोग केटीजी अभी मिक्सचर ऑफ गैसेस पे नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोग एक गिवन गैस के लिए अप्लाई करेंगे. ठीक है, और ये अज्यूम कर लेंगे कि एक गैस को दूसरे गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, then comes the second assumption. This is something again which is something that we have seen before. ये हमने आइडियल गैस के टाइम पे डिफाइन करते हुए यूज किया था, that the volume occupied by the molecules is negligible as compared to the total volume of the gas. ठीक है, और the volume of the container. ठीक है, ये आइडियल गैस का पुराना assumption है. Then the third assumption यहाँ पे नोटिस करना, that molecules are in rapid motion which is completely random. ठीक है,
What do I mean by completely random? Is that there is no directional bias. Okay, this is something that we did discuss in our beginning part of this chapter, because हमने बोला था कि pressure uniform रहता है all directions में. ठीक है, we do not take into account any external force like gravitational force का influence over these particles while describing KTG. ठीक है, at least as part of our syllabus. ठीक है, again if you go into the details of it, तो आप gravitation का force भी include कर सकते हो while talking about KTG, but that complicates the things a lot. अपने syllabus में हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है, we'll keep it a little simple, saying that there is no external force का influence and there is no directional bias in the movement of gaseous molecules. On an average, pressure is exerted uniformly in all directions. ठीक है, and this pressure is uniform. All right. Then इसमें एक और, ठीक है, साथ में यहाँ पर स्टेटमेंट रहेगा that ये जो मोशन रहेगा गैसेस का, ठीक है, it is a straight line motion between collisions. ठीक है, मान लो एक मॉलिक्यूल है, वो कोलाइड कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है, बट इट इज ऑल इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन बिटवीन कोलिजन्स. इट इज नॉट गोइंग इन सम कर्वी वेवी मैनर. ठीक है, ये भी एक मोशन के साथ में एसोसिएटेड अजम्पशन रहेगा while we are going to discuss KTG. ठीक है, because this kind of motion is something which is going to be following a different kind of mechanics as compared to what we have with a simple rectilinear or straight line motion mechanics. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्टडी नहीं करा जा सकता है, but again we'll start with simplified things first. Then next assumption or next postulate is also important for you to remember. These collisions are perfectly elastic. ठीक है, what is meant by this term elastic यहाँ पर notice करना, that is जब ये collisions होंगे तब there is no loss of energy or momentum. ठीक है, law of conservation of energy and law of conservation of momentum are going to be valid. That is what is meant by elastic collisions. ठीक है, to kind of summarize these above two assumptions, there is this one which talks about that ये जो discussion होगा हमारा गैस के particles के ऊपर, ठीक है, इन पे we'll say that Newton's second law of motion is something which is going to be used. ठीक है, that rate of change of momentum is what is related to the force. ठीक है, in fact Newton's second law क्या third law भी लगेगा. ठीक है, we'll just simply put it as Newton's laws of motion. ठीक है, that action reaction will also be something that will be used. ठीक है, now this next assumption is something which is again that we have taken while describing ideal gases. ठीक है, that is something of an assumption which is related to the fact that molecules are like hard spheres only. ठीक है, there are no attractive or repulsive forces among them. ठीक है, and they do not exert any influence over each other's motion. ठीक है, only when a collision happens, then yes, according to the Newton's laws of motion, their speed and direction can change. ठीक है, but apart from that,
the forces of attraction or repulsion between molecules is not something which we are going to take into account. Okay. And then lastly, you have a very important assumption. This is in fact one of the most important assumptions, I would say, which kind of describes the origin of motion and relates it with temperature. Okay. What we say is that like because of temperature, because of temperature, there is this motion associated with particles or molecules. Okay. The kinetic energy associated with particles, okay, is directly proportional to the temperature. Okay. So this is also a fundamental assumption that we take to describe the kinetic energy associated with particles, okay, with gaseous particles. ठीक है. एंड इसमें आप नोटिस करना एक डिटेलिंग है दैट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल लेवल पर, ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल लेवल पर द काइनेटिक एनर्जी कैन बी स्मॉल और लार्ज, बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, यू कैन से, द सैंपल of gas that we are discussing, that is something which remains constant. Okay, average kinetic energy is something which is dependent on temperature only. अगर आप temperature change करोगे तो yes, that kinetic energy will also change. ठीक है. And using these assumptions, ठीक है, you are going to be able to describe ठीक है, using these set of assumptions, you are going to be able to describe the behavior of an ideal gas. ठीक है. In fact, you can also derive ideal gas law. ठीक है. आपको फिर वो experimental notions use करने की जरूरत नहीं है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट क्या, इनफैक्ट फर्स्ट सेकंड क्लास में देखे थे. ठीक है. You can actually use these assumptions to describe ideal gas law. Now, उसके लिए आप लोगों को एक वीडियो देखना पड़ेगा. ठीक है. बिकॉज आई विल नॉट एक्चुअली टेक दैट इन द क्लास इटसेल्फ, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा. ठीक है. दिस इज समथिंग विच आई वुड रेकमेंड कि आप लोग, क्योंकि ऐसा है कि ये कोई पूछेगा नहीं आपसे इन एन एग्जामिनेशन, बट इट रियली opens up your thought process about this kinetic theory of gases. ठीक है. So derivation, ठीक है, डेरिवेशन में आई थिंक एक ही आर आता है. मैं बार बार दो आर लिखता हूँ, बट आई बिलीव शायद एक ही आर आता है. हाँ, एक ही आर आता है. थैंक यू लक्ष्मी. So derivation of KTG, or sorry, not derivation of KTG, actually derivation of I should write ideal gas equation using KTG. ठीक है. तो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. इट इज लाइक वन ऑफ दोज रिकॉर्डिंग्स जैसे आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखते थे. ठीक है. तो ये रिकॉर्डिंग आप देखना, और it is something which is a good exercise. It helps you develop that scientific bent of mind, that aptitude towards going from theory, bottoms up, or you should say grounds up understanding of using the theory to predict certain behavior. ठीक है. So ये जरूर देखना if you have time.
देन अपार्ट फ्रॉम इट मैं आपको ऑफ कोर्स होमवर्क भी दूंगा थोड़ा बहुत यूडियोमेट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, बट मोर और लेस दिस इज समथिंग विच यू शुड बी एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, मैंने चैट में नहीं भेजा लिंक, मैंने यहीं पर पेस्ट कर दिया है, मैं चैट में भी भेज देता हूँ आप लोगों को. ठीक है, आप चैट में भी देख लो एंड चाहिए तो नोट्स भी बना लेना इफ यू वांट. ठीक है, अदरवाइज ऐसे डेरिवेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं. ठीक है, हम लोग ज्यादा फोकस रिजल्ट्स पे करेंगे. ठीक है, केटीजी के कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहेंगे उन पे हम लोग फोकस करना चाहेंगे. ठीक है, हाँ सैटरडे को नहीं है लेक्चर एक्चुअली. ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए मैंने बोल दिया है, सो आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा रेगुलर हो ही जाएगा. ठीक है, ऑल राइट गाइज, चलो देन टेक केयर, वी विल क्लोज टुडेज सेशन. कुछ डाउट और पूछना है आप लोगों को, लेट मी नो. हाँ बोलो यश, पीरियोडिक का क्या डाउट है तुम्हारा? हाउ डज बेसिक स्ट्रेंथ वेरी इन पीरियोडिक टेबल? एसिड स्ट्रेंथ का ऑपोजिट हो जाएगा ना बेसिक स्ट्रेंथ. एसिड स्ट्रेंथ समझ में आ गया तो उसका ऑपोजिट करके बेसिक स्ट्रेंथ कर लो. हाँ हाँ, तो हाइड्रोक्साइड्स वो ऑक्सी एसिड्स की तरह ट्रीट कर लो ना. हाँ, सो हम लोग पढ़ेंगे बाद में अनु इसको. व्हेन वी आर गोइंग टू रिमूव दीज अजम्पशंस ऑफ आइडियल गैसेस, तब हम रियल गैस के बारे में बात करेंगे, तब मैं बताऊंगा. ठीक है, एंड नहीं हर्ष, आपका थॉट प्रोसेस गलत है उसमें, वो रियल गैसेस के टाइम में आपको बताऊंगा. ऑल राइट. Why moist air has less molecular weight than dry air? Because ड्राई एयर में N2 और O2 है जिनके मॉलिक्यूलर वेट 28 और 32 है रेस्पेक्टिवली, और उनमें से ही कुछ चीज आप रिमूव करके लेसर मॉलिक्यूलर वेट का वाटर वेपर यानी कि H2 ऐड कर रहे हो ना, तो द एवरेज विल कम डाउन टू ना. दैट इज व्हाई द ड्राई एयर इज लाइटर एंड मॉइस्ट एयर इज हेवियर. सॉरी, ऑपोजिट वे, ड्राई एयर इज हेवियर, मॉइस्ट एयर इज लाइटर. हाँ नहीं, इनऑर्गेनिक का मैं सिर्फ पीरियोडिक और बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा आपको. आगे की इनऑर्गेनिक तो फिजिकल के बाद शुरू होगी. ठीक है, हाँ. क्या पूछ रहे हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या हो गया रुद्र? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है. ठीक है, तो Z इफेक्टिव विच इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, उसमें सिग्मा सेम हो गया सबका. अब जिसका Z ज्यादा होगा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, और जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा हो गया उसका साइज कम हो गया. बस इतना ही तो है. बहुत है यश, अभी तो बहुत चैप्टर्स बाकी हैं, तुम टेंशन मत लो. ठीक है, चलो. ऑल राइट देन, we'll close the lecture. Thank you guys. Take care. Good night.